शादी के बाद कहने में अटपटी तो लगती है पर कहना तो पड़ेगा। कंट्रोल बहुत था। मैं लोकल रहने के बावजूद भी मायके नहीं जा सकती थी। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि जिसमें गलतफहमियां हो गई शादी के समय। ये एक बेसिक इशू था हमारी मैरिड लाइफ में जो ऑल अलोंग चला। नाउ आई एम मैरिड फॉर 54 ईयर्स, लेकिन ये इशू नहीं ख़त्म हो पाता था। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम है PSSM में। दोस्तों, हम है PSSM में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे ध्यानियों को जिन्होंने ध्यान से अपने जीवन को बदला। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं सरला जी नोएडा से। आइए स्वागत करते हैं मैम का और जानते हैं उनसे उनके ध्यान की जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका। तो मैम, दर्शकों को पहले चाहूँगी कि अपने बारे में आप कुछ बताइए। अच्छे, मैं सरला राजपूत यहाँ ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। यहाँ आए हुए हम लोग को 11-12 वर्ष हो चुके हैं और वैसे तो मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। अब मैं अपने जीवन के बारे में जैसा कि आप चाहती हैं मैं बताऊँ तो मैं बचपन से बताती हूँ। बचपन में मुझे बहुत याद नहीं है अपने बचपन के बारे में। सिर्फ एक घटना याद है कि मेरी माँ ने कैसे मुझे अक्षर ज्ञान दिया। और उस समय जो आज की सुविधाएं हैं उस तरह की नहीं थी, तो मेरी माँ ज़मीन पर रेता बिछा के और उससे लिखती थी और मुझे बोलती थी ऐसे ऐसे गोल गोल करके लिखो, बनाओ। ऐसे तो मैंने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। मुझे याद नहीं है कि वहाँ मैं किसी स्कूल में गई थी, क्योंकि उस समय मेरे फादर सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर थे, तो उनका जॉब ट्रांसफरेबल था। तो वो यहाँ बरेली एक शहर है उत्तर प्रदेश में, उसका एक गांव है आंवला, वहाँ उनकी पोस्टिंग थी, तो हम लोग वहाँ रहते थे। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र शाहजहाँपुर हुआ, तो हम और बड़े हो गए और मुझे वहाँ की याद आती है। शाहजहाँपुर में स्कूल जाती थी, शायद 6ठी या 7वीं में मैं पहुँच चुकी थी तब तक। लेकिन मुझे ये याद है कि मैं बहुत कम स्कूल जा पाती थी क्योंकि मैं बीमार रहती थी। मुझे हमेशा बुखार और खांसी इस तरह की चीज़ें अक्सर रहती थी, तो मैं ठीक से नहीं पढ़ पाती थी। पर उसके बाद मेरे फादर का ट्रांसफ़र बनारस हुआ। बनारस में मैंने 9th ज्वाइन किया और 10th किया, फिर 11th-12th भी वहीं से किया। फिर विमेंस कॉलेज में मैं BHU के विमेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया और आर्ट्स कॉलेज से MA इन पॉलिटिकल साइंस किया। वहाँ मैंने टॉप किया MA में और मुझे करण सिंह गोल्ड मेडल मिला। फिर मैंने 2 साल वहाँ रिसर्च भी की और मुझे UGC का जूनियर फेलोशिप भी मिला। इन बिटवीन मेरी मैरिज तय हो गई। मेरे हस्बैंड इलाहाबाद में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में रिसर्च कर रहे थे, और उसके पहले क्या हुआ कि जब शादी की बात हुई तो तब तक मेरा अपॉइंटमेंट गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एज लेक्चरर भी हो गया और मैंने वहाँ जॉब किया और शादी की भी बात हो गई। शादी मेरी 2 साल रुकी रही क्योंकि डॉक्टर राजपूत कि ये शर्त थी कि मैं जब अपनी थीसिस सबमिट कर लूँ तब शादी करूँगा। तो ठीक है, मैं जॉब कर रही थी, लेकिन हम लोग का मिलना जुलना नहीं होता था क्योंकि जिस समय हमारी शादी की बात हो रही है उस समय ये आज की प्रथाएं प्रचलित नहीं थी। तो फिर शादी हो गई। जब उन्होंने थीसिस सबमिट कर ली तो हमारी शादी हो गई। शादी हो के वो लेक्चरर हो गए BHU में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में, और शादी तो मेरी कानपुर में हुई थी, लेकिन हम आए यहाँ बनारस में उनके साथ रहने के लिए, और बनारस में मेरा मायका भी था। तो शादी के बाद की ये चीज़ है कि वो कहने में अटपटी तो लगती है पर कहना तो पड़ेगा कि कंट्रोल बहुत था। मैं लोकल रहने के बावजूद भी मायके नहीं जा सकती थी। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो गई कि जिसमें गलतफहमियाँ हो गई शादी के समय, और विद द रिज़ल्ट ये सारी सिचुएशन हुई। तो मेरी तो घुटन तो स्वाभाविक थी क्योंकि इतनी जल्दी मायके से अलग होना आसान नहीं होता। खैर धीरे धीरे जो भी ये एक बेसिक इशू था हमारी मैरिड लाइफ में जो ऑल अलोंग चला। नाउ आई एम मैरिड फॉर 54 ईयर्स, हमारी मतलब गोल्डन जुबली हो चुकी है, लेकिन ये इशू नहीं ख़त्म हो पाता था। है मेरे पेरेंट्स भी नहीं रहे, मेरे 2 ब्रदर्स भी नहीं रहे इन बिटवीन,
खैर कई चीज़ें हुई, लेकिन पता नहीं क्या किसको कहा जाए, तो समझ में नहीं आता था कि हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। खैर वो चलती रही। इसके बाद क्या हुआ कि मेरे 2 बच्चे हो गए और मैंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाला जॉब रिज़ाइन कर दिया था। शादी के बाद ये भी था कि अलग नहीं रहना है, तो ठीक बात है, ये भी बात सही है। तो रिज़ाइन करने के बाद फिर साथ रहे तो 2 बच्चे हो गए। फिर डॉक्टर राजपूत NCERT में एज रीडर अपॉइंट हुए और भुवनेश्वर में उन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पर मेरा बेटा हुआ। बेटी तो मेरी बनारस में ही हो गई थी। फिर 3 साल हम लोग भुवनेश्वर रहे और वहाँ से फिर भोपाल आ गए। 2011 में हम दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आ गए और उसी वर्ष संक्रांति के दिन हम अल्फा वन के मंदिर में गए। तो वहाँ एक अद्भुत दृश्य देखा कि एक लेडी बहुत बड़े पतीले में खिचड़ी बना रही है। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ क्योंकि हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं था किसी मंदिर में। तो मैंने पूछा, भाई कि ये क्या हो रहा है? बोले साईं बाबा की खिचड़ी बन रही है और शाम को बटेगी। तो हमने कहा कौन करता है? बोले प्रज्ञा जी करती है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं घर वापस आ गई, लंच वंच लिया और फिर मैं 3 बजे फिर चली गई। वहाँ पर मैंने देखा अमृतवाणी का पाठ किया और खिचड़ी बटी। उसके बाद कुछ दिन बाद ही पता चला कि पुजारी ने मना कर दिया है क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत होती थी। फिर प्रज्ञा जी ने अपने घर में ये कार्यक्रम शुरू कर दिया, तो हम लोग वहाँ जाने लगे। तो मेरे घर से प्रज्ञा जी का घर 20 मिनट्स ड्राइव है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि भाई देखो, रोज़ तो गाड़ी ले जाओ, आई डोंट माइंड, लेकिन थर्सडे को मुझे गाड़ी चाहिए। ही एग्रीड। और कभी मान लो उन्हें और बहुत ही ज़रूरी है तो ले जाओ, फिर मैं ऑटो से चली जाती थी। तो आई कंटिन्यूड विद दिस प्रैक्टिस। अच्छा है। और ये चलता रहा, तो मतलब करीब 7-8 साल चला एक तरह से। उसके बाद कोविड आ गया और प्रज्ञा जी कनाडा चली गई क्योंकि उनके दोनों बच्चे कनाडा में हैं। तो कुछ मुझे लगता था कि मेरा अकेलापन बढ़ रहा है, मैं क्या करूं। तो मुझे पता चला कि प्रज्ञा जी वापस आ गई हैं। तो मैं उनके पास गई, उनसे मिलने गई। तो उनको मेरा चेहरा देख के बोले, भाई बहुत क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? मैंने कहा मुझे वही समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। और अब अमृतवाणी का पाठ भी ख़त्म हो गया और कहीं आप सब लोग मिलते थे तो अच्छा लगता था, अब वो भी नहीं है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप ध्यान से जुड़ जाइए। मैंने कहा कहाँ ध्यान से, किस तरह का ध्यान? तो बोले मैं अभी बताती हूँ। तो बैठे बैठे ही उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे जूम का लिंक जुड़वाया, हाउ टू ऑपरेट सिखाया। मुझे नहीं आता था कुछ भी, सब उन्होंने सिखाया और बोले मैं तो रेगुलर रोज़ होता है और 4 से 5:30 होगा, आप अपना बैठ जाया करिए और आप सुनिए। उनका ठीक है। मैं PSSM नहीं जानती थी, PMC नहीं, कुछ नहीं जानती थी मैं, सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया कि ये ध्यान। फिर उन्होंने कहा कि ये ध्यान जगत एक पत्रिका आती है, आप उसके मेंबर बन जाइए। तो मैं पैसे भी उन्हीं को दे आई। मैंने कहा मैं नहीं जानती कहाँ भेजना है, क्या है, आप ही कर दीजिए। उन्होंने वो भी कर दिया। पत्रिका आने लगी तो उसको पढ़ के मुझे पता चला कि PSSM क्या है, PMC क्या है, ये सब चलता रहा। फिर इसके बाद पत्री जी की वो चर्चा करती थी, मैं तो पत्री जी को जानती नहीं थी। और समस्या क्या थी कि घर में कौन है पत्री जी, क्या हो रहा है ये प्रज्ञा जी ने तुम्हें कहाँ जोड़ दिया है, मैं जाके मिलता हूँ, प्रज्ञा जी ने क्या सिखा दिया। अच्छा मैं कहती थी उसमें, तब तक मैंने ये सीख लिया था कि लव योर सेल्फ, है ना, तो बस लव योर सेल्फ, और किसी से कोई मतलब ही नहीं है, लाइक दिस ना। मैंने कहा ऐसा तो उन्होंने नहीं बताया कि और किसी से मतलब। उन्होंने कहा कि अपनी गृहस्थी नहीं छोड़नी है, ध्यान में रह करके ध्यान भी करना है, लेकिन गृहस्थी में जो आपकी जिम्मेदारियाँ वो भी पूरी करनी है। बट जितना समझ में आया उतना ही तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, चलने दो। पर मैंने दृढ़ता अपनी कायम रखी, मैंने उसको छोड़ा नहीं। फिर मैंने कहा कि पत्री जी से सब लोग मिल चुके, मैं ही नहीं मिली, ऐसे मेरे मन में आता था ना। तो इत्तेफाक से जब वो लद्दाख से लौटे तो एक कार्यक्रम हुआ, उसी दिन शायद PMC चैनल का वो इनॉग्रेशन था, राइट। वो तब मैं उस प्रोग्राम में गई, प्रज्ञा जी लोगों के साथ ही गई और वहाँ पत्री जी के मुझे दर्शन हुए। लेकिन वो तो बेचारे बीमार थे, बहुत ज़्यादा बातचीत करने की स्थिति नहीं थी, बट एटलीस्ट मुझे ये संतोष हुआ कि मैंने उनके दर्शन कर लिए। तो अच्छा लगा बहुत ही। और फिर
धीरे धीरे मतलब मैं ध्यान से जुड़ने लगी। तो मैम आपने काफ़ी कुछ बताया अपने जर्नी के बारे में, बचपन से लेकर किस तरह आप बड़े हुए और आपका एजुकेशन, और अब जब आप ध्यान से जुड़ गए प्रज्ञा मैम के थ्रू। तो जब ये सब हुआ उसके बाद से जब आप ध्यान से जुड़ गए, आपने पहले भी एक क्वेश्चन पुट किया था कि वो जो कंट्रोलिंग एक पोर्शन था जीवन का, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करता था कि सब कुछ तो ठीक है, फिर ये क्यों। तो अब जब आप ध्यान से जुड़ गए तो क्या उस सवाल का जवाब मिला आपको? मिला। तो अब क्या हुआ कि और भी चीज़ें, इस सवाल के जवाब मिलने से पहले और चीज़ें भी थीं। जैसे कि मेरे घुटने बहुत दर्द करते थे, हैं, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, मैं ज़्यादा दूर पैदल नहीं चल सकती थी। तो पर मैंने ना कभी कोई इंटेंशन नहीं डाला ध्यान में कि मेरे घुटने स्वस्थ हो जाने चाहिए और ये वो। हाँ, ये ज़रूर मतलब जो चर्चाएं सुनी उसमें था कि भाई आप स्वस्थ रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और कोई चिंता नहीं होगी तो शरीर भी ठीक रहेगा। क्योंकि बीमारियां जो हैं वो फिज़िकल नहीं होती हैं, वो मेंटल होती हैं, इमोशनल होती हैं। ये चीज़ मेरे को समझ में आनी शुरू हो गई और मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू किया। एक चीज़ यहाँ पर हुई कि मैंने दीप्ति नडेला जी के वो वीडियोज़ देखे जो हीलिंग वाले थे। उसमें उन्होंने एक बात बताई जो कि मैंने अपनी गांठ बांध ली। वो ये थी कि क्यों रोते हुए चले आते हो, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई ये नहीं करता, कटोरा लेके भीख मांगते रहते हो। अपने को खुद प्यार करो और जो भी घटनाएं घटी हैं आज से पहले, इस मोमेंट से पहले, उसकी गठरी बांध लो और आग्नेय समुद्र में डाल दो और अब सोचना ही नहीं है। वो जल के प्रकाश में बदल गया। ये बात मेरे अंदर बहुत घर कर गई। आज भी मैं बार बार इस चीज़ को दोहराती हूँ कि दीप्ति नडेला जी ने जो ये बात बताई। दूसरा अनुभव जो मेरा हुआ वो ये था कि शंपा मुखर्जी जी हमारे इसमें आई, आत्म जागृति के मंच पर एक सेशन लिया। तो जब वो ध्यान करवा रही थी तो मुझे क्या अनुभव हुआ कि 2 बार मेरे लेफ़्ट साइड से चेस्ट से गुजर के राइट साइड में कोई धुएं का गुब्बारा निकल के बाहर हो गया है। 2 बार हुआ। मुझे ऐसा अनुभव तो कभी हुआ ही नहीं था। वेरी स्ट्रेंज। मैंने उनसे पूछा बाद में जब डिस्कशन शुरू हुआ कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ। बोले बस खुश रहो। उन्होंने कुछ उसका जवाब नहीं दिया। बोले बाद में प्रज्ञा जी से पूछा तो बोले कि वो आपकी नेगेटिविटी ख़त्म की उन्होंने। तो इस तरह से मैं आज ये समझती हूँ कि ध्यान के माध्यम से मेरे अंदर जो उथल पुथल थी ना, वो सब ख़त्म हुई। जो क्लीनिंग हुई मेरी और हीलिंग भी हुई साथ साथ, ये बहुत बड़ा अनुभव था। और मेरे जो घुटने थे एकदम स्वस्थ हो गए। अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ। और अब तो मैं क्या कर सकती हूँ आपको बता नहीं सकती। अभी मार्च में मैं महातार बाबा की केव तक हो आई भाई। सारी मतलब चढ़ाई चढ़ ली मैंने। और जितना मेरा ग्रुप गया था सबको आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया। उसका भी अगर मैं आपको अनुभव बताऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पिछले साल प्रज्ञा जी अपने दोस्तों के साथ गई थी। मैं भी जाना चाहती थी तो प्रज्ञा जी बोली आपके तो घुटनों में दर्द है, आप कैसे जा पाओगे, आप नहीं जा पाओगे। तो मैं महातार बाबा को रोज़ कहती थी बाबा ये क्या बात हुई, मैं आपसे बहुत मिलना चाहती हूँ, आपकी केव में देखना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट डे जब मैंने ध्यान किया तो मुझे लगा कि बाबा जो हैं वो नीचे खड़े हैं। मैं प्लेन से उतर रही हूँ और वो यहाँ खड़े हैं और कह रहे हैं तुम नहीं आ सकती तो मैं तो आ सकता हूँ। और उन्होंने मुझे दर्शन दिए हैं। उसके बाद भी मेरी ये जो वो थी वहाँ जाने की जो इच्छा थी ना, वो ख़त्म नहीं हुई। मुझे उससे संतोष नहीं हुआ और मैं रोज़ कहती थी मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। तो क्या हुआ कि बीच में एक कोई मास्टर आई जिसका नाम नहीं मुझे याद है। उन्होंने एक जो सेशन में कहा कि और ऐसे हम में क्षमताएँ बहुत हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने कहा कि क्या कर सकते हैं, देखिए हम तो जा नहीं सकते थे, हमने पिछले बार हमारा प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया और हम नहीं जा पाए। बोले आप जाने वाली थोड़ी हैं, आपको तो जो ले जाने वाला है वो ले जाएगा। ये चीज़ भी मुझे बहुत अंदर तक वो कर गई। और इस बार मैं गई और मैंने खुद देखा कि हाँ मैं कैसे चली गई। और उसके बाद क्या हुआ, आपको आश्चर्य होगा कि ये लोग दूसरी ओर पहाड़ी चढ़ रहे थे। मैंने कहा अब मुझे नहीं चढ़नी, मैंने तो जो अचीव करना था मैंने कर लिया। बाबा की केव जाना था वो मैं चली गई और मुझे न कोई दर्द हुआ, न घुटने में कुछ हुआ,
कुछ नहीं। जैसे जनरली जब मैं थोड़ा सा चल के आती हूँ या करते तो मेरे ये पैरों में सूजन हो जाती, उस बार सूजन भी नहीं हुई। और जब मैं लौट के दिल्ली भी आई तब भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये जो अनुभव हुए ध्यान से मुझे, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि सच में हम में क्षमता बहुत है और मेरा साहस बहुत बड़ा। मैंने ये जो बात आपको बताई ना, उसको मैंने कन्फ्रंट किया फिर हैं, और आई कन्फ्रंटेड विद द होल फैमिली, नॉट ओनली विद हिम। Nobody came to my rescue. What does it mean? At least somebody should have supported me. My in-laws, my sister-in-laws, my other family members. Nobody ever bothered. हैं? क्या मतलब है भाई फैमिली का? तो ये तो फैमिली तो है ही नहीं मेरी। एक आदमी से ही थोड़ी पूरे परिवार से जुड़ते हैं ना। तो I confronted everybody for 1 year. I just stopped talking to these people. I said nothing doing. मुझे कोई रिलेशन नहीं रखना किसी से भी। क्यों? काय के फैमिली मेम्बर हुए ये? अच्छा, फिर क्या हुआ कि मेरी जो डॉटर है ना, वो अपनी बुआ से बड़ी अटैच्ड है। मम्मी बुआ बहुत दुखी है, बुआ बहुत दुखी, मम्मी आप एक बार बोल लो, एक बार बोल लो। साल भर उस मेरे पीछे पड़ी रही वो। तो अच्छा, मैंने कहा मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैंने 1 जनवरी को ऐसा किया था और नेक्स्ट जनवरी को ही मैं इस चीज़ को तोड़ूंगी, ये तुम देख लो, इन बिटवीन मत बोलना। और मैंने वैसा ही किया। तो नेक्स्ट जनवरी में मैंने सबसे हेलो करी और मैंने माफ़ी भी मांगी कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था, बट मैं किया। और लेकिन मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरे अंदर साहस आ गया था। ध्यान ने मुझे साहस सिखाया और ध्यान ने मुझे ये सिखाया कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना होता। ब्लेम भी नहीं करना चाहिए कभी किसी को किसी चीज़। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा क्या अननेसरी। और हम लोग बेवकूफ़ हैं ना कितने, और कोई हमें करे ना करे हम इसमें दुखी रहते हैं। ये नहीं होना है, नहीं करता मत करो, हम तो खुद को कर लेंगे ना, हमारे पास बहुत प्रेम है, बहुत क्षमता है। हाँ, बहुत क्षमता है ना। हाँ, ये चीज़ मुझे ध्यान ने सिखाई और इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वो जो प्रॉब्लम है वो दैट इज़ स्टिल देयर, बट आई एम वेटिंग फॉर दैट टू गेट रिड ऑफ। जैसे परी जी ने कहा था ना कि धैर्य रखिए, और राजू जी ने जो मुझे बताया कि आपने पिछली ज़िंदगी में उन्हें कंट्रोल किया होगा, इसलिए वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप उन्हें ब्लेम मत करिए, आप अपने आप को ब्लेम कर। लेकिन मैं अब अपने आप को भी ब्लेम नहीं करती, मैं क्षमा ज़रूर करती हूँ अपने आप को कि भाई मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तो पता नहीं कैसे किया, क्या किया, व्यापार क्या होता है, और हो सकता है और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मेरा व्यवहार ऐसा रहा होगा, तब तो उन्होंने मेरे को इग्नोर किया है ना। खैर, तो ये तो इस समस्या का यहाँ तक हम ये पहुँचे। अब और जो अनुभव हुए हैं मैं वो आपको बताना चाहूँगी। लाइक पास्ट लाइफ की लोग बात करते हैं, तो मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग अनुभव है कि देखा मैंने कि प्रज्ञा जी से मेरी शादी हो रही है और आई एम ए ब्राइड ग्रूम एंड शी इज़ ए ब्राइड। वो हालांकि इस समय उनकी हाइट अच्छी है ना, लेकिन वो उस समय हाइट मेरी जैसी थी उनकी, मतलब, और खूब सुंदर लग रही थी वो, और मैं बिल्कुल राजपूत की तरह लंबी चौड़ी, और वो तलवार लेके जैसे शादियों में जाते हैं ना, वो गई हुई हूँ, मेरी शादी हो गई है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ के बोला चलो बस हो गया अब तो इंदू जी, इंदू सेठ का नाम अगर आप जानते हो, शी वॉज ऑल्सो देयर। तो वो कहती अरे अभी कैसे चले, अभी तो इतने रिचुअल्स बाकी हैं। बस मेरा ध्यान ख़त्म हो गया। तो मैंने प्रज्ञा जी को बताया कि ये मैंने देखा आज, तो खूब हंसी। वो बोली ये तो पास्ट लाइफ में हो सकता है हम लोग का ऐसा रहा हो। तो मेरा पास्ट लाइफ का यही एक एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने आपको महाअवतार बाबा जी का बता ही दिया, पत्री जी का बताती हूँ। क्या हुआ कि एक मास्टर बॉम्बे से थी, तो मैं नहीं जानती थी कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, क्योंकि मुझे तो धीरे धीरे ही चीज़ें सीखनी थी ना। तो वो एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में उन्होंने बताया, मैंने सब सुन लिया, पर मेरे अंदर ये जाके एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होता है, कैसे होता है। तो नेक्स्ट डे जब ध्यान किया ना, तो मैंने देखा कि मैं खड़ी हूँ और इतने में पत्री जी हैं आ गए बगल में, बोले क्यों खड़ी हो। मैंने कहा कि कल से मैं एस्ट्रल ट्रैवल सुन रही हूँ, मुझे तो पता नहीं एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। बोले चलो मैं बताता हूँ। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और फिर मैंने देखा कि 3-4 फ्रेंड्स जो हमारे मंच में हैं वो लोग भी आ गए, और लिटरली हम फ्लाई कर रहे थे उनके साथ, और ले जाके उन्होंने बद्रीनाथ पे उतार दिया हैं। और वहाँ उतर के वो तो चले गए, फिर कहाँ डिसअपियर हो गए मुझे पता नहीं। फिर हम लोग आसपास हमने अलकनंदा को देखा, और वहाँ जो कुंड है गर्म पानी का, ठंडा पानी का, ये सब देख के घूम घाम के
बस फिनिश। तो ये पत्री जी का एक्सपीरियंस मेरे साथ है। फिर क्या हुआ कि इनर जर्नी का प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो उसमें कंडीशन थी कि 70 इयर्स एंड अबव के जो लोग हैं दे आर नॉट अलाउड, एंड आई एम 77 इयर्स नाउ। ठीक, तो मैंने तो फॉर्म भर दिया, और जब फॉर्म भर दिया तब देखा ये चीज़। तो मैंने प्रज्ञा जी से कहा, प्रज्ञा जी इसमें तो कंडीशन है, तो आई डोंट थिंक आई विल बी अलाउड, पर आई वॉज अलाउड। तो मुझे लगा कि तो पत्री जी कितना प्यार करते हैं मुझको, उन्होंने देखो अलाउ कर दिया। ऐसे ही मैंने सेहत विजडम का भी प्रोग्राम अटेंड किया। मतलब मेरी एज कहीं आड़े नहीं आई। मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि जितने भी प्रोग्राम्स मैं अटेंड कर रही हूँ, और उससे मुझे रियली मेरा विजडम काफ़ी बढ़ा और बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। और ख़ास तौर से जब ये इनर जर्नी में जो क्लीनिंग वाले जो प्रोसेसेस हुए हैं ना, वो दे रियली हेल्प। और मुझे लगता है कि मैं बहुत स्वस्थ हो गई हूँ, स्वास्थ्य की मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है। ऑफ कोर्स मुझे बीच में अपना गॉल ब्लैडर रिमूव कराना पड़ा, मुझसे स्टोन्स हो गए थे, बट दैट्स ऑल, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरे विशेष अनुभव थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। जी, तो मैम आपने काफ़ी खूबसूरत अपने अनुभव के बारे में हमें बताए, और आपकी जो लाइफ की सबसे बड़ी एक क्वेश्चन जिसे कह सकते हैं, आप उसका भी जवाब आपको मिल पाया। तो इन सब के बाद अब मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके पिरामिड में बैठकर जो ध्यान करने का अनुभव होता है उसके बारे में, और ये कि कहाँ कहाँ आपने पिरामिड में बैठकर ध्यान किया और क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं तो 2 ही पिरामिड्स मैं विज़िट किए हैं। एक तो प्रज्ञा जी ने यहाँ बनवाया है ग्रेटर नोएडा में, मैं उनके यहाँ पिरामिड में मैंने ध्यान किया। और इंटरेस्टिंगली जब मैं उनके यहाँ पिरामिड में ध्यान करती तो मुझे सुगंध बहुत आती है, चंदन की खुशबू। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने किया तो बड़ी इतनी खुशबू आ रही थी, तो मैं बाहर निकली तो मैंने कहा कि प्रज्ञा जी आपने कहीं कुछ रखा है क्या, चंदन की कितनी खुशबू आ रही है। बोली नहीं, मैंने यहाँ कुछ नहीं रखा है। फिर एक बार क्या हुआ, राजू सर आए हुए थे उनके घर में, तो तब उन्होंने ध्यान करवाया, तो मुझे जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन की सुगंध आती है वो आ रही थी वहाँ पर। तो ये 2 अनुभव तो मुझे विशेष याद है। और जब मैं बेंगलोर में क्या नाम है, इंटरनेशनल वैली पिरामिड में गई, तो इतनी शांति का मुझे अनुभव हुआ, मुझे कुछ विजन नहीं आया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे ले गए थे वहाँ, जो बहुत चिढ़ते हैं, पर फिर भी वो खुद भी बैठे रहे वहाँ और मैं बैठी रही, मैंने ध्यान किया। फिर इतना शांति का मुझे अनुभव शायद पहले नहीं हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और मुझे वहाँ जाके उस प्रांगण में ही बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ हॉल में बैठी रही, फिर लौट के आई नीचे लाइब्रेरी में, मैंने कुछ किताबें ख़रीदी। तब पहली बार मैंने तुलसी दल खरीदी और हाउ टू हील योर लाइफ वो खरीद, 2 किताबें मुझे वहाँ मिली, वो खरीदी। और ख़रीद के फिर हम लोग वापस आ गए। तो मुझे 2 ये पिरामिड के अनुभव याद हैं जो कि मुझे हुए। तो मैम आप बोल रहे हैं कि जब आप पिरामिड में बैठकर ध्यान करते हैं तो कुछ सुगंध आपको आती है। मैं थोड़ा जानना चाहूँगी वो सुगंध क्या है और क्या समझती हैं आप उन खूबसूरत जो फ्रेग्रेंसेस हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। मैं तो नहीं समझती थी, लेकिन लोगों से ही जब चर्चा की तो ये बताते हैं कि सम डिवाइन पर्सन इज़ देयर, वो उनकी एग्जिस्टेंस है वहाँ पे, अपीयरेंस है, वो इंडिकेट करता है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं क्या है। तो आप बिलीव करते हैं इस चीज़? हाँ, मुझे लगता है। अरे, इस बिलीव का आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊं कि मैं ध्यान करके उठी अपने घर में। ब्रह्म मुहूर्त में मेरी नींद रोज़ खुल जाती है और मैं ध्यान करती हूँ। तो ध्यान करते समय मैं किसी का भी वीडियो ऑन कर लेती हूँ, लाइक दीप्ति जी का या शंपा मुखर्जी जी का या और भी कोई। इवन मैं पत्री जी का जो म्यूज़िक मेडिटेशन होता है वो भी कर लेती हूँ। करने के बाद ना, जैसे कहते हैं आवाहन करिए, तो सबका आवाहन भी करती हूँ। तो विशेष रूप से आजकल मेरा ध्यान महाअवतार बाबा जी के ऊपर ज़्यादा जाता है। जब हम अभी गए थे तो वहाँ हम 3 जगह गए थे, नीम करोली बाबा, महाअवतार बाबा और ये हैडा खान बाबा। तो श्रद्धा तो सभी के प्रति है, बट उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा जाता है और मुझे लगता है कि शायद वो मुझे मेरा ध्यान करते हैं, ऐसा मेरे अंदर फीलिंग होती। तो मैं ध्यान करके उठी, तो उसके बाद ना एकदम ऐसा अनुभव हुआ मुझे, और मेरा शरीर एकदम काँप गया कि वो खड़े हैं। विजन नहीं है, सिर्फ अनुभव है। गूज़बम्स टाइप कुछ फील हाँ, होगा। एकदम पूरी शरीर काँप रहा था मेरा। मैंने कहा बाबा अब तो कहीं दिखाई तो दे नहीं रहे, मैं ऐसे इधर उधर देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है करके। तो ये उनके साथ अनुभव मुझे हुआ
तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद सुगंध में भी जो उन लोगों ने बोला था ना कि कोई प्रेजेंस है, कोई आ गया है जो कि वहाँ है आपके ध्यान के समय, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सही होता होगा। तो मैम आपने काफ़ी सारी अपने अनुभवों के बारे में हमें बताया और आपने अपनी जर्नी हमें बताई, और सबसे अच्छी चीज़ जो आपने बताई कि एक्सेप्ट कर चुकी हैं आप उस चीज़ को कि मैं छोड़ देती हूँ समय के ऊपर, जो भी होना है, जो आंसर्स मुझे मिलना है अपने आप मिलेंगे, मुझे उस चीज़ को लेके पकड़ के नहीं बैठना है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, या यही एक समस्या क्यों है। और आपकी जर्नी से मैम जो एक मैसेज मिल रहा है वो ये है कि धीरे धीरे ही सही, जब आप ध्यान में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का आप अनुभव करते हैं और आपको खुद को रियलाइज़ होने लग जाता है कि आपको शांत रहना ज़रूरी है और लोगों को फॉरगेट एंड फॉरगिव करना भी ज़रूरी है। तो आपकी सभी जर्नी के लिए और आपने जितनी खूबसूरत हमारे साथ बातें शेयर की, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ सरला जी, जिन्होंने अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ शेयर की। ऐसे ही और ध्यानियों की जर्नी मैं आप तक लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद।